आज की जो हमारी वार्ता रहेगी उसमें मैं बात करूंगा कि एक विद्यार्थी का क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें आप सुनना अच्छे से, और उसके बाद में आप अपने जो टाइम टेबल जिसमें आप चल रहे हो अभी, उसमें कहीं भी आपको लगे कि ये बातें ठीक हैं तो उसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। और अगर आपको लगे कि आप वैसे ही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये मेरे अनुभव के आधार पे मैं बात करूंगा कि देखो, टाइम टेबल के मामले में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सबके अलग अलग टाइम टेबल होते हैं। तो मैं आपके टाइम टेबल छेड़छाड़ नहीं करूंगा, परंतु मैं मेरे अनुभव से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा संशोधित कर सकें। कई बार कई बच्चे टाइम टेबल बना भी नहीं पाते। शेड्यूल होना क्या चाहिए। तो आज की जो हमारी वार्ता है बेसिकली, उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट का शेड्यूल क्या हो। ठीक है, छोटा कर दो भले। एक शेड्यूल क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे बिना कोई समय खराब किए हुए। सबसे पहली चीज, शेड्यूल ऐसा हो। अच्छा, शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है कि सुबह से शाम तक का आपकी दिनचर्या। शेड्यूल का मतलब होता है कि आप किस परीक्षा को टारगेट लेके किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से विषयों को पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ये पूरी की पूरी जो एक एक व्यवस्था होती है, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। जैसे मैं तैयारी करूं मान लो किसी परीक्षा की, और उस परीक्षा को 1 महीना या 8 महीने या 10 महीने शेष हो, तो मैं उस परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करता हूँ खुद को कि लास्ट तक 4-5 बार सिलेबस हो जाए, अच्छा रिवीजन हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बिना शेड्यूल के व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कभी नहीं ले सकता। आपका शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम को इतना बढ़िया मैनेज कर लेता है कि आप जितना कर सकते हो उससे अधिक कर पाते हो। और अगर आप शेड्यूल नहीं है, तो जितना आप कर सकते थे उससे कहीं कम कर पाते हैं आप। शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और अस्त व्यस्त व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता। वो श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं राग दरबारी में शायद, कि मेरे पास इतने अधिक काम हैं कि एक भी काम नहीं हो रहा है। मेरे पास इतने अधिक काम है कि एक भी काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बस शेड्यूल कुछ है नहीं, टाइम टेबल कुछ है नहीं, बस सोच रहे हैं उस कामों पे। और सोचोगे तो काम होंगे कैसे, और हो कुछ नहीं रहा है बस। अब हो कुछ नहीं रहा इसलिए वो अधिक काम पड़े। अगर कुछ हो रहा होता तो काम सारे संपादित हो जाते। इसलिए कहते हैं ना कि शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है, और एक बार अच्छे से शुरू कर लेते हैं तो फिर अपने आप चीजें धीरे धीरे सुलझती जाती हैं, रास्ते निकलते जाते हैं, काम होते जाते हैं, मोटिवेशन मिलता जाता है अपने आप ही, ऑटो सेल्फ मोटिवेशन जैसे कहते हैं, मिलता जाता है। चीजें हल्की होनी शुरू होती है और अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं करोगे, सुबह शाम पड़े रहोगे, कोई शेड्यूल नहीं है, तो काम होता नहीं है। काम बढ़ता जाता है कि हो नहीं रहा है इसलिए काम बढ़ रहा है। दिमाग के ऊपर भार बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहता। फिर दूसरों से मोटिवेशन सुनने की आवश्यकता महसूस होती है, जो कोई काम का होता नहीं है ज़्यादा समय तक। और फिर हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतना हम प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब एक बच्चा ऐसा जिसका शेड्यूल बना हुआ है, तो वो व्यवस्थित काम करेगा, न तो काम का प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, न काम का उसके ऊपर बहुत सारा बोझ रहेगा, न कोई पेंडिंग काम रहेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, आगे से आगे टारगेट मिला रहता है। तो वो बढ़िया कर लेता है, उसकी जो क्षमता है उससे कहीं अधिक कर लेता है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई शेड्यूल नहीं, बहुत अस्त व्यस्त है, उसको सुबह शाम सोने का ही कोई अता पता नहीं, खाने पीने का अता पता नहीं है, और साथ में किस समय क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन प्रैक्टिस, उसका कोई अता पता नहीं है। तो वो कोई काम उससे होता नहीं है, फिर उलझ जाता है। फिर वो मोबाइल में देख के रील्स वगैरह सो जाता है। और फिर क्या होता है, काम का बोझ बढ़ता जाता है, बर्डन बढ़ता जाता है, मानसिक दबाव बढ़ता जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और फिर तनाव, अवसाद, ये सारी जो नई नई बीमारियां हैं वो उसको लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए
एक विद्यार्थी को सबसे पहले अपना एक बढ़िया शेड्यूल रखना चाहिए और वो शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मान के चलिए उस शेड्यूल का कोई महत्व नहीं है। कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, शेड्यूल ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, ऐसा बंधनकारी नहीं हो। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, बंधन वाला नहीं हो। जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, पेज के पीछे की साइड लिख लेते हैं 4 बजे 6 बजे उठना, 7 बजे तक ये करना, 9 बजे तक ये पढ़ना, 9:30 बजे ये करना, 11 बजे ये करना। ऐसा शेड्यूल बंधन कहलाता है। ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के टाइम टेबल से आप चैन की तरफ बंध जाते हैं, फिर इसमें से एक भी कड़ी छूटती है। जैसे मान लो 6 बजे उठने का शेड्यूल बनाया आपने और आप उठ गए 7 बजे, फिर आपका मन ही नहीं होगा, पूरा दिन शेड्यूल बिगड़ गया और पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी। फिर आप कहोगे अब इसको कल से लागू करेंगे, कल कभी आता नहीं है। ऐसे बंधन वाले शेड्यूल में एक भी कड़ी मिस हो गई तो पूरा दिन गया आपका। दिन जाने का मतलब होता है 10 घंटे जाना। 10 घंटे का क्या मतलब होता है? अच्छी तैयारी वाला बच्चा 10 घंटे में एक छोटा मोटा सेगमेंट रिवीजन कर लेता है, वो आपने बिगाड़ दिया। मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूं और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है, ऐसे बंधन भरे शेड्यूल को कोई भी बच्चा कभी भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट, कठोरता से लागू नहीं कर सकता। कि सुबह 5 बजे उठना मतलब उठना, ऐसा नहीं होता। हम कोई मशीन थोड़ी है, हम मानव हैं। कभी कभार रात को नींद नहीं आई तो जरूर थोड़ी कि आप सुबह 6 बजे उठ पाओगे। 7 बजे ये करना, 7 से 9 इतिहास पढ़ना, 9 बजते कि आप इतिहास छोड़ दोगे क्या? आपका कोई पैराग्राफ बीच में रहा होगा तो 15 मिनट और पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे शेड्यूल से बचे, बल्कि स्वतंत्र शेड्यूल बनाए। स्वतंत्र में क्या होता है, सेशन डाल दे, भाई मॉर्निंग सेशन में मुझे ये पढ़ना है बस। और मॉर्निंग सत्र आप 4 बजे शुरू करो या 5 बजे करो, 6 बजे करो, वो आपके ऊपर है। शेड्यूल व्यक्ति की सुलझाने के लिए होता है, उलझाने के लिए नहीं होता है। ये बंधन वाले शेड्यूल उलझाते हैं आपको। स्वतंत्र शेड्यूल जो होता है ना, वो सुलझाते हैं। शेड्यूल सुलझाने के लिए होता है। तो 3 सेशन डाल दिए कि भाई जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, मिड डे सेशन हो गया और इवनिंग सेशन हो गया। अब ये 3 सेशन हो गए आपके। तो जैसे मान लो मॉर्निंग में कोई आपात काम आ गया और आप नहीं पढ़ पाए, कोई इश्यू नहीं, आप इवनिंग शेड्यूल फॉलो कर लो, मिड डे का कर लो, नाइट वाला शेड्यूल कर लो। तो एक शेड्यूल बिगड़ा, कम से कम 2 तो आपने पालन किए। 10 नहीं हुई तो कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़े। बंधन वाले में तो कुछ नहीं होना। तो एक स्वतंत्र शेड्यूल बनाए जिसमें सेशन रखें आप, सुबह का सत्र, दिन का सत्र, रात का सत्र, जैसा भी आपको ठीक लगता है। 4 सत्र या 3 सत्र रख ले और फिर उसमें तय कर ले कि किस सत्र में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि सिलेबस का एटलीस्ट 70-80% हिस्सा आप साथ लेके चले। तो ऐसा शेड्यूल होगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। स्वतंत्र शेड्यूल में और क्या होता है, बंधनकारी में क्या होता है? बंधनकारी में आपने सप्ताह के 7 दिन ऐसे ठूस ठूस के भरा है कि सांस लेने का भी आपको समय नहीं है। और मैं बताऊं, एक व्यक्ति कभी भी सप्ताह के 7 दिन एक ही शेड्यूल में नहीं पढ़ सकता। उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो मैं क्या मानता हूं कि ऐसे शेड्यूल की बजाय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा टाइम दें। जैसे हॉबी क्या, किसी की स्केच बनाना हॉबी होती है, किसी के गीत सुनना होता है, किसी को कोई लिखना होता है। तो जैसे 15-20 मिनट फ्री बैठे थे तो वो काम भी कर सकते हो आप। या फिर किसी को गीत सुनना, आराम से गीत सुन लिए थोड़ी देर, या किसी को कोई मूवी देखने का शौक है तो 7 दिन में एक आधी कोई मोबाइल वगैरह पे जो मूवी देख ली। तो कुल मिला के इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप शेड्यूल को 6 दिन 7 दिन बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, बीच में अगर आप आधा घंटा घंटा अगर अपनी हॉबी को देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जैसे थोड़ा बहुत हॉबी को टाइम दे दिया, आधा पौना घंटा। स्वतंत्र शेड्यूल में ये होता है, बंधन वाले शेड्यूल में कभी नहीं होता। बंधन वाले में तो आदमी सुबह से शाम तक ऐसा ठूस के भरता है कि भाई आदमी घुटन घुटन होने लगती है मुझे तो शेड्यूल से, कि भाई कैसे कर लेगा ये। और फिर क्या होता है कि वैसा वो फॉलो हो नहीं पाता, अधिकतम 2 दिन होता है, फिर वापस वही 5 दिन बिगड़ते हैं। इससे अच्छा है थोड़ा बहुत हॉबी का टाइम। तो मैं मेरी बात बताऊं, जब मेरा ऐसे रहता था, मैं मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट का रहता था। ठीक है, कभी कभी नाइट में पढ़ लेता था, कभी कभी
कभी जैसे 4-5 मिनट लगातार सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता था। 3:30-4 बजे उठा, ब्रश व्रश किया, थोड़ा घूमा, फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो जब ये 3-4 महीने ऐसे चला, फिर कभी कभार लगता था यार अब सुबह सोएंगे थोड़ा, तो कभी नाइट के सेशन शुरू कर दिए कि रात को पढ़ेंगे 3, 2:30, 3 बजे तक, फिर लेट उठेंगे। 2-3 महीने ऐसे कर लिया, फिर वापस सुबह का शुरू कर दिया। ऐसा मेरा चलता रहता था। मैं चलते चलते भी पढ़ता था, कई बार सोते भी पढ़ लेता था। कोशिश ये रहती थी कुर्सी पे बैठ के पढूं, बाकी पढ़ कहीं भी सकते हैं। और बीच बीच में हॉबी का क्या होता था, हॉबी मेरी जनरली ऐसे लिखना मुझे ठीक लगता है, और मुझे गाने वगैरह सुनना अच्छा लगता है, मारवाड़ी वगैरह ये सारे। तो ऐसा बीच में वो वीडियो गेम खेलना जो पहले आते थे वो, और ये सारी चीजें, मोबाइल्स गेम नहीं, वीडियो गेम आते, 10, 20, 50 रुपए के आते थे, सांप वाले ऐसे आते थे, आजकल तो बंद ही हो गए। तो जैसे ही मैं थक जाता था तो 15, 10, 15 मिनट ये कर लेता था, और फिर आसपास याद आता था यार काफी हो गया, अब थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत हॉबी को टाइम दो। इसके अलावा एक एक आध घंटा मुझे लगता है कि फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को देना ही चाहिए। मुझे ठीक से पता, मैं जयपुर था, दिल्ली भी था, हर दिन शाम को 6-7 बजे निकल ही जाता था बाहर, थोड़ा यूं ही घूम के 1-2 किलोमीटर घूम के आ जाता था। पास में कोई स्टेडियम वगैरह तो खेल के आ जाओ। क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो व्यक्ति को मेंटली बहुत मजबूत करती है। फिजिकली तो करती है, मेंटली भी करती है। थोड़ा घूम के आने से, बाहर के वातावरण से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप दिन भर के अंदर जैसे 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में जैसे आपने 8-10 घंटे बढ़िया रेस्ट कर ली, है ना, जैसे 10 घंटे रेस्ट कर ली बढ़िया, 1-2 घंटे कोई काम कर लिए, तो 12 घंटे गए, पीछे 12 बचे। 12 में मान लो आपने 1-1.5 घंटा इसको दे दिया, फिजिकल एक्टिविटी और हॉबी को दे दिया, तब 10 घंटे भी बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। और 10 घंटे भी अच्छी पढ़ाई होती है, क्वालिटी वाली, तो वो 20 घंटों जैसी है। इसलिए अब आपको कई बार, कई बच्चों को हंसी भी आ रही होगी कि सर इतना टाइम कहाँ मिलता है। देखो, टाइम सबके पास समान होता है, आप उलझे हुए इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप सुलझे हुए होते तो दिक्कत नहीं है। अपना टाइम कहाँ जाता है, अपना टाइम मोबाइल में चला जाता है। क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम है 5-6 घंटे। चलो, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको छोड़ो आप, अगर आपकी ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, फिर भी आपका अगर स्क्रीन टाइम के कई एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, देखना कभी, मुझे लगता है 4 घंटे से सब ऊपर है, 4 से 7 के बीच में, कई कई तो 12-12 घंटे हैं। एक दिन एक बच्चे का कमेंट था कि सर क्लासेस दिन में 10-10 घंटे मोटिवेशन सुनता हूँ। हो गया, मैंने कहा तेरा काम तो पक्का। अब 4 से 7 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम है, तो अब आप दो सोचो कि 10-12 घंटे काम, भाई सोना करना, छोटे मोटे काम वगैरह करो, ये तो 10-12 घंटे तो ये गए, पीछे 12 घंटे बचे पढ़ने के लिए। 12 में से आपने 5-6 घंटे यहाँ दे दिए, अब पीछे 5-6 बचे पढ़ने के लिए। 5-6 वो वहां यूज करें या हॉबी को और इनको टाइम दें, पॉसिबल ही नहीं। तो इसके लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का होगा। अब मोबाइल की स्क्रीन टाइम आप घटा के लेस देन 1 आवर कर दो, 1 घंटे से कम मोबाइल का स्क्रीन टाइम कर दो। हाँ, क्लासेस वगैरह देखते हैं वो अलग इश्यू है, उसका टाइमिंग इस 1 घंटे में काउंट मत करो आप। उस 1 घंटे में आप रील्स देखना चाहते हो तो वो देख लो, 1 घंटे में कोई किसी का स्पीच सुनना चाहते हो तो वो सुन लो, एक आधे घंटे में आपको जो भी कुछ करना है मोबाइल में, 1 घंटे आप कर लो। ये बाउंडेड कर लो, स्ट्रिक्टली कर लो। तो 1 घंटे अगर मोबाइल को आप देते हो, अब देखो दूर तो नहीं हो सकते, सही बात तो बता रहा हूँ मैं, कुछ भी कह लूँ, मोबाइल से आप दूर नहीं जा सकते। और 1 घंटा अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से सेट करो उसको। तो एक आध घंटा आपने, जैसे सुबह या शाम के समय थोड़ा घूम के आ गए, कम से कम 30 एक मिनट आप घूम के आ गए, और 30 एक मिनट आपने हॉबी को टाइम दिया। 1 घंटा टाइम तो इन दोनों को दो ही दो आप। इससे मेंटली रिफ्रेशमेंट रहता है। व्यक्ति जब पैदल चलता है ना, तो मन से बहुत सारी बातें करता है, और मन से जब बातें करता है तो वो बहुत सारी चीजें चिंतन करता है, तैयारी को लेके भी चिंता करता है, चिंतन भी करता है, भविष्य को सोचता है। तो इस तरह से जब भी मैं खुद आज भी वॉक करता हूँ शाम को खाना खाने के बाद में, आज मैं बाहर निकलता हूँ और एटलीस्ट 40-45 मिनट में घूम लेता हूँ 9-10 बजे के आसपास, और उस समय मैं दिन भर के जो कॉल्स होते हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आज भी उन 40-45 मिनट में मेरे मस्तिष्क में सब कुछ चल रहा होता है कि
कल क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग करनी है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें जो होती है, ये सारी मैं उन चीज़ों में सोच लेता हूँ। तो क्या अच्छा जब शेड्यूल बन जाता है ना, तो अब जब आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम दोगे, मोबाइल को 1 घंटा या उससे कम यूज़ करते हैं, तो क्या है, आपका टाइम अननेसेसरी कामों में जो जा रहा है वो बच जाता है, निरर्थक कामों में, और वो टाइम क्वालिटी टाइम हो जाता है। आप अच्छी जगह उन टाइम को लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट यूं कहिए कि आप शेड्यूल में बने रहते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहता है, आपको हर दिन पता होता है कि कल क्या करना है और आज क्या करना है। फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी, आपकी नियमितता कंटिन्यू बनी रहेगी। और साथ साथ में अगर आप शेड्यूल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो फालतू के लोग भी आपके जीवन से अपने आप दूर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखो, आप टाइम मोबाइल से दे नहीं पाओगे, भौतिक रूप से आप टाइम दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 8-10 घंटे तो आपको एटलीस्ट रेस्ट करनी पड़ेगी, और 8-10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। 1-2 घंटे आप इसको टाइम दोगे तो फिर टाइम बचेगा नहीं, तो फालतू लोग हट जाएंगे, और जो बहुत अच्छे लोग हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को आपसे हमें हर दिन टाइम चाहिए भी नहीं होता है। उनको तो केवल तभी चाहिए होता है जब उनको जरूरत होती है, या आपको उनकी जरूरत होती है तब वो आपको टाइम दे देते हैं। और मुझे लगता है कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी छोटी होती है उतनी प्रभावी होती है। और ये बात आपको कब एहसास होगा? जब कभी आप संकट में आएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट के फायदे नहीं है। काम के समय कोई फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, ना मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा। बातें भली बड़ी बड़ी कर लें मोटी मोटी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब 2-4 लोग काम आने वाले। मुझे लगता है कि वो 2-4 लोग ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए, बाकी नाम हटा दो सारे। मस्त रहिए, जीवन सरल रखिए, कम लोग साथ में रखिए, अच्छे रखिए। तो मैं क्या आजमाता रहता हूँ इन चीज़ों को, मेरे पर आते रहते हैं संकट, तब मैं कई साथियों को आजमाता हूँ, कई औकात दिखा देते हैं, कई काम आ जाते हैं, काम आते हैं उनकी लिस्ट रखता हूँ, औकात वालों को हटा देता हूँ, ताकि फिर आगे भविष्य में ध्यान तो रखूँ, गलत फहमी में तो ना रहूँ कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग, कोई नहीं होता, बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। तो कम से कम जब आप ऐसे शेड्यूल को फॉलो करोगे, तो निश्चित तौर पे आप ऐसे सारा फालतू लोग आपके जीवन से हट जाएंगे। फिर आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे, आपकी हॉबी पे, थोड़ा बहुत मोबाइल पे, और अपने टारगेट को लेके रहेगा। फालतू चीज़ें अपने आप, ये प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 20-21 दिन कोशिश करना इसको फॉलो करने की, निश्चित तौर पे आप करोगे। अच्छा, इसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेबल कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए बस। क्योंकि लिखे हुए टाइम टेबल काम नहीं करते, जो दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं ना, वो टाइम टेबल अक्सर काम करते हैं। जैसे मुझे इस समय ये करना है, ये करना है, वो करना है, आपको पता होना चाहिए आपका। जैसे अब मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल लिखा हुआ नहीं है, शेड्यूल लिखा हुआ नहीं, आज तक नहीं लिखा मैंने। पहले लिखता था, कॉलेज लाइफ में ये बंधन वाले लिखता था। अभी मैं बताऊँ, सुबह 5:30-6 बजे उठ गया, मुझे पता है, मुझे मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। उठ गया, उठने के बाद में थोड़ा 15-20 मिनट में बाहर वॉक करता हूँ। उठते ही मैंने टैबलेट ले ली, मेरी लेनी पड़ती है मुझे। फिर कुछ बन खा लिया, फिर थोड़ा बहुत घूम लिया। उसके बाद में लगभग 7-1 बजते की प्रक्रिया रहती है, घंटा भर। फिर मैं 2 घंटे बढ़िया पढ़ लेता हूँ। 9 बजे पढ़ लिया, 9 बजते मैं उठ के कॉलेज की तैयारी शुरू करता हूँ। नहाया धोया, खाना खाया अच्छे से, खा के, और 9:40 तक मैं घर से निकल जाता। 10 बजते मेरी कॉलेज में क्लास होती है, एग्जैक्ट 10 बजते पहुंच जाता हूँ। 10 से 11 क्लास हुई, फिर क्लासें ली, कॉलेज के सारे काम निपटाए। अब मुझे पता है मुझे किस समय क्या करना है। फिर वापस आगे की दिनचर्या पूरी फिक्स रहती है। कोचिंग चला गया, वहाँ पे कुछ काम जाए जिम्मेदारी वो कर ली। फिर उसके बाद में जैसे फ्री हुआ, घर चला गया, खाना खाया, फिर वही 40-45 मिनट की वॉक, पैर थक गए, शाम को खेलने चले जाओ, आधा घंटा घंटा चले जाता हूँ। आज भी टाइम मिलता है तो हॉस्टल चला जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने के लिए। थक गया, सो गया, और बीच में टाइम मिलता है तो मोबाइल देखता हूँ, मैसेज के रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ज़रूरी लगते हैं वो। कॉल के रिस्पॉन्स नहीं हो पाते क्योंकि क्लास में फ़ोन उठाता नहीं हूँ, पढ़ते वक्त फ़ोन साइलेंट रहता है। मेरा फ़ोन पिछले तकरीबन मुझे याद है 5 साल से साइलेंट ही पड़ा है, रिंग कभी बजी नहीं होगी। और सेव नंबर है, और ज़रूरी लगता है तो अटेंड कर लेता हूँ, और जब लगता है कि काम का नहीं है तो नहीं करता हूँ। या फिर रात को देखता हूँ उसमें कोई ज़रूरी फ़ोन लगता है तो वापस कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसकी स्क्रीन टाइम मेरी 1-2 घंटे की रही होगी मुश्किल से। वो भी इसलिए होती है, कई बार एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं, खुद मेरे लिए लायक होते हैं तो बाकी टीम करती है।
तो कहने का मेरा साफ मतलब है कि मेरा शेड्यूल कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग में है मुझे क्या करना है। ये क्यों है? क्योंकि पिछले तकरीबन 10 एक वर्षों से ये चल रहा है, तो मेरा शेड्यूल फिक्स है। और शेड्यूल फिक्स होने के कारण मैं सुलझा हुआ रहता हूँ। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है, किस समय क्या करना है। और फालतू लोग वैसे ही संपर्क में रहते नहीं, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता। और जिनको टाइम दे पा रहा हूँ वो फालतू नहीं है, वो मेरे लिए बड़े अमूल्य लोग हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस टाइप का एक स्वतंत्र शेड्यूल अपनाएं, जिसमें आप फ्री फील करो, अच्छा फील करो। और मेरा एक ऐसा एक छोटा सा रूल्स आप कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में 7 दिन नहीं पढ़ सकता, महीने में 30 दिन नहीं पढ़ सकता। उसको एटलीस्ट 6+1 एक दिन तो थोड़ा बहुत बाहर भी जाना चाहिए, खेलने कूदने, कुछ भी कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जैसे हर दिन पढ़ते उतना ना पढ़ के 3-4 घंटे पढ़ लिया, बाकी थोड़ा रिलैक्स कर लिया, दोस्तों के रूम जाके बात करके आ गए, या कहीं यूं ही कहीं वार्ताएं कर ली, क्योंकि खूब होता है। तो इस चीज़ों में ठीक लगता है कि सप्ताह में एक दिन कर लेते हैं ऐसा कुछ, तो बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों की दिन में सोने की बड़ी गंदी आदत होती है, 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। तो खैर वो उनकी लाइफ है, लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मैंने रात को भी खूब पढ़ाई की है, दिन सुबह भी करी है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नाइट में जो लेट नाइट जो पढ़ाई की जाती है, वो बहुत कम समय तक याद रहती है। मुश्किल से वो 5-7 दिन तक याद रहता है। अल्प शॉर्ट टाइम मेमोरी रहती है। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं आजकल, सुबह पेपर है तो लेट नाइट पढ़ के देते हैं, तो वो उतने समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो 4-1 बजे के आसपास, और 4 से सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक सुबह सुबह 4-5 घंटे निकाल लिए, ये बहुत दीर्घ काल तक याद रहता है। सुबह वाला मामला ज़्यादा सही रहता है। और फिर दिन में अगर आप सुबह उठोगे तो फिर तय बात है 12-1 बजे के आसपास थोड़ी नींद आएगी। वो नींद ले ली, आधा पौना घंटा ले ली, ज़्यादा नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सर मैं तो एक बार सोता हूँ 3 घंटे नहीं उठता, ऐसा मत करना। उम, मुझे याद है मैं दिन में सोता ही नहीं हूँ वैसे। और कभी कभार अगर सोता हूँ तो 20-25 मिनट में मेरी नींद खुल जाती है। नींद आती नहीं, मैं सभी साथियों को पता है। दिन में बहुत कम, कभी कभार कोई बहुत रिलैक्स हूं तो कोई घंटा भर सो जाऊं तो पता नहीं, बाकी नहीं सोता। तो आप ऐसे नहीं करें, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, दिन में एक आधा घंटा रेस्ट कर ली, फिर बढ़िया पढ़ लिए, फिर रात को सो गए। तो ऐसे करो। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, फिर वो अपना देख लेना। मैं मेरा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको उसमें ठीक लगे, तो इस तरह से यूज करो तो बढ़िया है। शेड्यूल में और क्या ध्यान रखना है, तो एक तो ये स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, दूसरा सेशन होने चाहिए आपकी, तीसरा हॉबी को वगैरह को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को टाइम देना चाहिए, चौथा सप्ताह में एक आध दिन थोड़ा बहुत गेट टुगेदर भी हो जाना चाहिए साथियों वगैरह का, पांचवा मोबाइल वगैरह का टाइम है वो थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए, घंटे भर का होना चाहिए। उसके अलावा और क्या रखा जा सकता है, और देखो, और रीडिंग, देखो स्टडी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम भी हो। आपकी शेड्यूल में पढ़ने के साथ साथ हर दिन आधा पौना घंटा प्रैक्टिस होनी चाहिए। पुराने पेपर्स हर दिन होने चाहिए। फ्री बैठे हो, आप 15-20 प्रश्नों का एनालिसिस कर लो, बढ़िया। प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोरा पढ़ो ही मत, प्रैक्टिस करिए, इमेजिनेशंस करिए। कोई अगर रूम पार्टनर भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो डिस्कस भी करिए। थोड़ा बहुत बोल के पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है साथियों के साथ में। और इस तरह से जीवंत पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी मृत पढ़ाई नहीं हो कि बस सुबह से शाम केवल पढ़ ही रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। पढ़ते वक्त एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ा है अभी, इस पैराग्राफ में क्या प्रश्न बन सकता है। मैं तो आज भी कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लगता है आरपीसी ऐसे बना सकती है, इसको ऐसे भी पूछ सकती है, इसमें यूं पूछा जा सकता है। तो दिमाग में ये सारे प्रश्न घूमते हैं पढ़ते वक्त। तो मैं हर पैराग्राफ को डाउट की दृष्टि से देखता हूँ कि यहाँ ऐसा सवाल आ सकता है। तो मेरा दिमाग पूरा उसमें बिल्कुल घुला हुआ रहता है कि हर जगह सजग रहता है कि इसमें क्या प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्टिव होके और बढ़िया पढ़ोगे, और साथ साथ में प्रैक्टिस और स्टडी अपने शेड्यूल में ये भी होना चाहिए। तो शेड्यूल ऐसे बोझ नहीं लगना चाहिए आपको, है ना, ऐसे हल्कापन महसूस होना चाहिए उसमें।
जिसमें आपने सब गतिविधियों को टाइम देखो। जीवन केवल मर मिटने और पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। हमें पता है हम लोग खूब पढ़ते थे, प्रश्नोत्तरी करते थे, अंत्याक्षरी भी करते थे, खेलने भी जाते थे, मैच लेते थे। हमें अच्छे से पता है ये सारी चीजें। मेरे जो बहुत क्लोज मित्र हैं वो तो सब ये कहते हैं कि इसका हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ग्राउंड में देखा है, खेलना, कूदना, मनोरंजन करना, गीत गाना और ये सब काम करते थे। और पढ़ाई के वक्त बढ़िया पढ़ाई कर लेते थे। तो खुद को बांधना नहीं है, उलझाना नहीं है, बोझ नहीं लेना है। बस थोड़ा सा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। सुबह से शाम तक खुद को एकदम सांचे में फिट कर देना है। उस सांचे में सभी एक्टिविटीज को टाइम दो आप, बढ़िया रहो अच्छे से, तो निश्चित तौर पे बढ़िया हो जाता है। और अगर आप ऐसे शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप देखना, आप 10-15 दिन के अंदर अंदर आप में बड़े अच्छे चेंज आएंगे। शेड्यूल का एक टारगेट रखना, इस शेड्यूल का टारगेट ये है कि मैं 2 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा, या इसके अनुसार मैं 3 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा। तो शेड्यूल का एक टारगेट भी रखना साथ में, ताकि इस टारगेट को, बड़े टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप उस शेड्यूल को आराम से पूरा कर सको। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं चल रहे हैं तो आज आपको इस वार्ता के बाद एहसास हुआ होगा कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आपको ठीक लग, अगर आपको लगे कि ये चीज़ें अपने शेड्यूल में आनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको लागू करना। और हाँ, जैसा भी शेड्यूल अपनाओ, ये बात किसी को बतानी नहीं है, खुद के अलावा। खुद से प्रण लेना है कि मैं ये फॉलो करूंगा। ऐसे लिख के बड़े चिपकाने से, लोगों को कहने से कुछ भी नहीं होगा। मस्तिष्क में रखो और बस उसके अनुसार बायोलॉजिकल क्लॉक आपका काम करना शुरू कर देगा और बॉडी फिर उस अनुसार ढल जाती है। फिर शेड्यूल को कोई बीच में अगर तोड़ता है ना, तो उस आदमी पे गुस्सा आ जाता है फिर कि यार समय खराब कर रहा है ये। और वो व्यक्ति वैसे धीरे धीरे जीवन में व्यक्ति दूर करने शुरू कर देता है। ये संकेत है आपकी सफलता के बहुत नजदीक और है आप सफलता के। इन चीजों का ध्यान रखना। उम्मीद है आपका टाइम खराब नहीं होगा।